हेलो। तो आज हम द्रव्यगुण का एक और इम्पॉर्टेंट ड्रग लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्कट श्रृंगी के बारे में। ये जो ड्रग है ये बहुत ज़्यादा एक एक स्पेसिफिक ड्रग और एक अलग सा द्रव्यगुण के अभी जितने भी हम अभी ड्रग आगे पढ़ेंगे उनमें से सबसे जो है अलग थोड़ा ड्रग है कर्कट श्रृंगी। अभी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले जब भी हम कोई ड्रग पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले उसकी एक पहचान के बारे में पढ़ते हैं। तो पहचान के बारे में जब ड्रग की पहचान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि ड्रग की फैमिली कौन सी है, ड्रग का मतलब क्या ऐसा है, कौन सा पार्ट यूज़ हो सकता है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो सबसे पहले साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन की हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये इसका नेम क्या है, इसका यूज़फुल पार्ट क्या है, इसका कुल क्या है और रीजनल इसके नेम्स क्या हैं। तो सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम में सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम देखें। इसका नाम होता है पिस्टेशिया इंटीग्रेमा। पिस्टेशिया इंटीग्रेमा। और इसका जो इसका जो कुल है ये है आम्र कुल का, आम्र कुल। और आम्र कुल का इसलिए क्योंकि इसकी जो फैमिली है, इसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी क्योंकि जैसे आम का जो कुल है उसका आपने देखा होगा ही, उसको एनाकार्डियेसी फैमिली में रखते हैं। तो ये आम्र कुल का आम्र कुल वर्ग का एक ड्रग है। और इसका जो यूज़फुल पार्ट है, इसमें मैं आपको कह रहा था ये सबसे अलग है क्योंकि इसका जो यूज़फुल पार्ट है वो है गाल, जिसको कहते हैं ग्रंथि। और ये ग्रंथि इसमें एक स्पेसिफिक मैकेनिज़्म से इसमें बनती है, इस प्लांट में, इस ट्री में। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे जब भी एक जैसे वसंत ऋतु जब भी आती है तो उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक एफिड होता है जो इसके पत्तों पे जाके क्या करता है, अपने कुछ अंडे देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक कुछ ऐसे एंजाइम्स और केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से अपने आप को बचाने के लिए ये जो प्लांट है उस जगह आपको क्या करता है, उसमें एक बहुत से ट्यूमर की ग्रोथ हो जाती है, जिसको क्या करता है कि प्लांट अपने आप को की बचाने के लिए ये जो इन्फेक्शन है इसकी और भी जगह पे ना फैले, तो वहाँ पे एक बहुत सारी आउटग्रोथ बन जाती है, ग्रंथि टाइप बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो इन्फेक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है इसकी उसी स्पेसिफिक प्लांट के पार्ट तक। तो उसके बाद वो जो एफिड होता है वो इसके जो अंडे होते हैं आराम से उसमें रहते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन वो गेन करते हैं। बाद में जब धीरे धीरे जैसे उनकी ग्रोथ होती रहती है उसमें, और फिर जब वो मैच्योर हो जाते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं और फिर वो जो एक होलो स्पेस बन जाता है वहाँ पे, और वो एक उसको नाम दे जाता है गॉल। जब वो सूख कैसा बन जाता है गॉल, जो आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं उसको गॉल कहते हैं, ग्रंथि टाइप का ये है। और रीजनल लैंग्वेजेस में इसको ऐसा बोलते हैं कर्कट श्रृंगी, कर्कट श्रृंगी। और हिंदी में जैसे उर्दू में अगर बोलें तो इसको कर्कट सिंगी, मतलब इसका जो मेन ऐसे नाम है इसको कर्कट सिंगी ही कहते हैं। अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी के बारे में देखें थोड़ा, इसका जो ये हैबिट है, ये लार्ज एक ट्री होता है और ये जो ये स्टेम होती है बहुत स्मूथ होती है, ग्लैब्रस। और इसकी जो हैबिटेट है ज़्यादातर ये जो हिमालयन टेरेन्स होते हैं, हिमालयन की जो स्लोपी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे मिलता है। और हिल्स ऑफ पंजाब और यूपी के जो हिल्स हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ये इसका हैबिटेट है। और इसकी लीव्स के बारे में अगर बात करें तो इसका जो सिंगल एक टर्मिनल लीफलेट होता है और इसकी लेंथ 15 से 20 सेंटीमीटर तक। और ये जो 4 से 5 पेयर्स ऑफ लीफलेट्स होते हैं जो कि अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। उसके बाद इसमें देखा जाए इन्फ्लोरेसेंस इसकी देखें तो ये इसको जो ये पेनिकल होता है इन्फ्लोरेसेंस, जो ये मेल जो होता है वो थोड़ा शॉर्ट रहता है और जो फीमेल थोड़ी इलांगेटेड और लंबी इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस रहती है जिस पे फूल लगते हैं। और इसके बाद इसका जो फ्रूट रहता है ये ड्रूप है। हमें इतना ज़्यादा मॉर्फोलॉजी में अंदर घुसना नहीं है, हमें जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही थोड़ा ध्यान रखना है। इसका जो फ्रूट है इसको ड्रूप कहते हैं, मतलब ड्रूप फ्रूट रहता है इसका। अब इसके बाद इसके जो सिनोनिम्स है इसको कहते हैं इसके सिनोनिम्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसका सिनोनिम है मेष श्रृंगी, मेष श्रृंगी।
मेष रिंग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो आकृति रहती है मेष, ये जो है यहाँ पे फोटोग्राफ में दिखाया गया है, मेष रिंग ये जो मेष के जो सींग है, हॉर्न है, उसकी तरह दिखता है, तो इसलिए इसको मेष रिंग कहते हैं, बिकॉज इट रिजेंबल्स लाइक मेष या रैम बोल सकते हैं उसको, कि हॉर्न जैसा। इसका ये है इसका एक सिनोनिम। उसके बाद इसको वक्र, वक्र भी कहते हैं। वक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो अभी इसमें भी दिखाया गया है, जैसे यहाँ ऊपर मैं दिखाऊँ आपको, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, कर्व्ड है, इसलिए इसको वक्र भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स कर्व्ड नेचर, बिकॉज ऑफ इट्स कर्व्ड नेचर। ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम है, यही दो इसके थोड़े इम्पोर्टेंट सिनोनिम है। उसके बाद अभी इसका देखा जाए, देखो यहाँ पे जो इंग्लिश इसका नेम है उसको उसमें बोलते हैं क्रैब्स क्लॉ। जो क्रैब होता है, जैसे ये कोई एकड़ा दिख रहा है आपको, इसकी जो क्लॉ है उसकी तरह ये दिखता है, तो इसे इंग्लिश नेम जो इसका है क्रैब्स क्लॉ, आप देख सकते हैं इस इमेज में। और अब ये जो आ गया इसका इम्पोर्टेंट जो पोर्शन सेकंड वाला, इसको रसपंचक जो रहता है किसी भी ड्रग का, अगर हम देखा जाए द्रव्य गुण में, तो उसकी फार्माकोलॉजी को शो करता है। तो अब इसकी फार्मा पढ़ देंगे, फार्माकोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है ये बॉडी में, इसके बारे में। इसके बाद जो इसका रस है, रस इसका कषाय, कषाय रस रहता है इसका। गुण जो इसका रहता है, अगर कषाय रस है तो उसका लघु और रूक्ष, लघु और रूक्ष इसका गुण रहेगा। वीर्य इसका जो है वो है उष्ण वीर्य, उष्ण वीर्य। और विपाक किसका है, कटु। अब इसमें क्या है, अब देखो जब हम रस पंचक के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें हमको यहाँ से पता चल जाती हैं कि ये ड्रग कैसे काम करेगा, कैसे बॉडी में जाके कहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा, किस वात को, वात का शमन करेगा, कफ का हरण करेगा, क्या करेगा, हमें इसके रस पंचक से ही बहुत सारा आइडिया हो जाता है। तो अभी देखेंगे आगे दोष कर्म में कैसे काम करता है। उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि गण वर्गीकरण की जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने किस किस मतलब किस वर्ग में इसको क्लासीफाई किया है, रखा है। सबसे पहले आचार्य चरक के अकॉर्डिंग देखें तो आचार्य चरक ने इसे कास हर वर्ग में रखा है, कि कास मतलब कफ का निग्रहण करने वाला। दूसरा इसमें रखा है हिक्का निग्रहण में, हिक्का निग्रहण, निग्रहण में। जो हमारे पास आचार्य सुश्रुत ने काकोली आदि गण में रखा है। ठीक है, काकोली आदि गण में रखा है। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि दोष कर्म में इसका कैसे इसमें यूज़ होता है। जैसे देखो इसका रस कषाय है और गुण इसका लघु रूक्ष है, तो और उष्ण इसका वीर्य, तो ये वात एंड कफ शामक है। अब ये कैसे काम करेगा, जैसे इसका जो उष्ण वीर्य है उससे वात का हरण होगा, वात का हरण, वात एंड जो कफ होगा, जो हरण होगा इसका, वो उसके उष्ण वीर्य की वजह से, उष्ण वीर्य की वजह से वात और कफ का हरण होगा। और इसके कटु विपाक की वजह से, एंड ऑफ इट्स कटु विपाक। इसका दोष कर्म देखो, जैसे मैंने बताया था कि जो भी हम रस पंचक देते हैं उसको देख के हमें बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं। वात और कफ, आगे हम जैसे पढ़ेंगे ना कि जैसे चारक है, इन्होंने कास और हिक्का निग्रहण में इसको रखा है, तो जो प्राण वह स्रोतस की जितनी भी व्याधियाँ हैं उसमें हम देखते हैं, जैसे हमें कफ होता है तो हमें कफ, कास जब हमारी मतलब कास हमें एक जो व्याधि आ जाती है उसमें कफ ज़्यादा संग्रहित हो जाता है, जिसकी वजह से
उसको शमन करना ज़रूरी रहता है। तो इसीलिए क्या है कि ये जैसे कि लघु और इसका उष्ण वीर्य है, तो वो जाके उस जगह पे दोष पे काम करेगा, तो उसको वहाँ पे उसका हरण कर देगा। इसीलिए जो इसका जो दोष कर्म है वो इसके रसपंचक के अकॉर्डिंग ही हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी, अब इसके जो क्लासिकल रेफरेंस आता है, जो श्लोक का भाव प्रकाश ने जो बताया है हरित की वर्ग में, तो उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें श्लोक में क्या लिखा है, श्रृंगी कषाया तिक्त ओष्णा। ये जो यहाँ पे जो पहली ये जो लाइन है, इसमें ये बताया कि ये इसके रस पंचक के बारे में भाव प्रकाश ने बताया है कि इसका जो रस है कषाय रस होगा, और इसका जो गुण होगा तिक्त होगा, और उष्ण इसका वीर्य होगा। तो और क्या करेगा, अब यहाँ पे आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, कफ वात को हरण करने वाला होगा, और क्षय रोग को दूर करने वाला, और ज्वर को दूर करने वाला होगा। एक कफ वात को हरण करेगा, मैंने ऊपर पढ़ा, और क्षय रोग को और ज्वर को दूर करेगा। और असली जो चीज़ होती है यहाँ से शुरू होती है, श्वास को दूर करेगा। उसके बाद ऊर्ध्ववात होते हैं, जैसे हमको बहुत सारे ऐसा डकार टाइप आ रहे हैं, जैसे तृष्णा हो गई, इसको दूर करेगा। और कास को दूर करेगा। हिक्का हमारे पास बहुत सारे हिकअप्स आ रही हैं, हिचकियाँ आ रही हैं किसी को, बहुत सारे आमाशयगत जो रोग हो रहे हैं हमको अनवा स्रोतस के, उन सभी व्याधियों को दूर करेगा। जैसे अभी अरुचि को दूर करेगा। उसके बाद वमन, ये जो चीज़ें मेन जो इसकी जो यूज़ हैं वो हैं प्राण व स्रोतस की जितनी व्याधियाँ हैं और अनव स्रोतस की व्याधियाँ हैं, मैक्सिमम इन्हीं जो स्रोतस की जो व्याधियाँ, इनमें ज़्यादा ये काम करता है, मतलब कर्कट श्रृंगी। इसके बाद अभी आचार्य ने बताया कि जैसे श्वास में कैसे काम करेगा, हमें बताते हैं श्वास में। उसके बाद कास में कैसे काम करेगा। उसके बाद अभी हमने बताया आपको, पहले इसमें पढ़ते हैं कास में कैसे काम करता है। कास में इन्होंने बताया आचार्य चरक ने, मुस्ता का चूर्ण लेना है। उसमें हमने क्या करना है, कर्कट श्रृंगी का चूर्ण, श्रृंगी चूर्ण को मिलाकर मधु के साथ सेवन करना है इसका। करना है। श्वास में बताया कि इसमें भी इसका कर्कट श्रृंगी का हमको चूर्ण लेना है, कर्कट श्रृंगी का चूर्ण लेना है, का चूर्ण, उसको तिल तेल के साथ चाटना है, तिल तेल के साथ चाटना। इसका ये आ गया हमारे पास यूज़, जो भी इसके आम प्रयोग हैं। उसके बाद इसके जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसमें जो मेन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें पिस्टेसियोनिक एसिड, जो आपको मेन मैं आपको वही बताऊंगा, पिस्टेसियोनिक एसिड। उसके बाद इसमें बीटा सीटास्टिरोल, और इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स। इसमें मेन ये जो इम्पोर्टेंट है, ये 3 चीज़ें इसमें होती हैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसमें रिसर्च कॉर्नर में आपको बताते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, जो भाव प्रकाश ने बताया था कि जो उन्होंने जो श्लोक में बताया था, जैसे प्राण व स्रोतस की जो व्याधियाँ उसमें यूज़ होता है, और अन्नवाह की स्रोतस की व्याधि, जैसे अरुचि हो गया, उसमें भी यूज़ हो रहा था। तो अभी इसमें जैसे इन्होंने बताया था हिक्का, जैसे डायरिया अतिसार में भी यूज़ होता है, क्योंकि डायरिया में सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हुई है इसकी, डायरिया में रिसर्च हुई है। उसके बाद इसकी जो रिसर्च हुई एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टीज़ भी इसमें रिसर्च में इसकी शो हुई है। दूसरा जो इसकी अभी और इम्पॉर्टेंट है इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है, और अस्थमा एंड एक्सपेक्टोरेंट की तरह इसमें इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें रिजुविनेटिंग पावर भी होती है, तो एज ए रसायन भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ रिजुविनेटिंग
रिजुविनेटिंग ड्रग। अब डायरिया में कैसे इसको यूज़ करते हैं, जो म्यू और डेल्टा रिसेप्टर्स होते हैं, म्यू एंड डेल्टा पॉइंट रिसेप्टर्स, ब्लॉकेज को ब्लॉक करके इसमें यूज़ होता है। जैसे मेरा अल्फा जो डेल्टा पॉइंट रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। एंटी कन्वर्जेंट में क्या करता है कि जो सोडियम चैनल्स होते हैं, ब्लॉक दी सोडियम चैनल्स एक्सपेक्टोरेंट्स की तरह ऐसे काम। और ये दो चीज़ें इसमें ऐसे अस्थमा और एक्सपेक्टोरेंट। और रिजुविनेशन में इसमें बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें, लाइक इसमें होता है जैसे कि मस्टिसेडियोनिक एसिड, जिसकी वजह से ये फ्री रेडिकल्स को स्पेंज करके मतलब सेल्स को हेल्दी रखता है। ऐसी चीज़ें हैं इसमें। और अभी मार्केट में इसकी जो बहुत सी जैसे फॉर्मुलेशंस हैं इसमें जैसे बालचतुर्भद्र रस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें इसका यूज़ है। ये जो बच्चे होते हैं ऐसे कुमार भृत्य में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों में ज्वर, सर्दी और अतिसार, इनको दूर करने में मदद करता है। और इसकी जो डोजेज है 1 से 3 ग्राम तक इसकी जो डोजेज होती है चूर्ण की, नाम इसकी डोसेज इसकी देते हैं हम। बस आज इतना है। अभी आपको फिर से अभी एक बार रिवाइज़ करा लेते हैं कि क्या क्या आपने बोला। सबसे पहले हमने पढ़ा कर्किट श्रृंगी। इसमें इसके जो बोटेनिकल नेम है पिस्टेशिया एंटीग्रेमा था। और फैमिली कुल इसकी जो फैमिली है एनाकार्डियेसी, और इसका आम्रकुल है। और इसमें जो यूज़फुल पार्ट है सबसे अलग जो इसमें है वो है ग्रंथि के रूप में। इसका ग्रंथि के हम यूज़ करते हैं। और इस पर रीजनल नेम जैसे कर्कट श्रृंगी, कर्कट सिंगी, बहुत से नाम इसके ऐसे मतलब लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको। और मॉर्फोलॉजी में अगर और मॉर्फोलॉजी देखी जाए तो इसका जो हैबिट है लॉन्ग ट्री और ग्लैब्रस स्टेम वाला होता है। और इसके जो पत्ते देखा जाए तो सिंगल टर्मिनल लीफलेट होता है और अपोजिट में लगे होते हैं इसके फूल। और जो इसका फ्रूट होता है वो ड्रूप होता है। उसके बाद इसके सिनोनिम्स देखा जाए मेष श्रृंगी, बिकॉज इसके जो ये गाल्स होते हैं, जो ग्रंथि होती है ये मेष के सींगों जैसी दिखती है। उसके बाद ये वक्र होती है, टेढ़ी मेढ़ी सी दिख रही है आपको। अब ये ऊपर हमने देखा इसकी ऐसी होती है। उसके बाद इसके जो इसको इंग्लिश जो इसका नेम है वो क्रैब्स क्लॉ है। इसका जो ये जो आपने बताया इसके जो ये गाल होते हैं, ग्रंथि होती है, एक तो मेष श्रृंगी जैसी दिखती है और दूसरी क्रैब जैसी, क्रैब की जो ये क्लॉज है उसकी जैसे दिखते हैं। ठीक है। अब इसके रस पंचे के बारे में बताया तो इसका जो रस है कषाय और गुण लघु रूक्ष और वीर्य इसका उष्ण है और विपाक कटु। मैंने बोला था आपको कि जो ये इसका रस पंचक उसी से हम इसके दोष कर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि दोष कर्म में वात और कफ शामक, ये मेनली वात और कफ शामक होता है क्योंकि इसका जो वीर्य उष्ण है। और उष्ण वीर्य अगर है तो कफ का हरण और या शामक उसका होगा ही होगा। ठीक है। और वात का भी हरण करेगा अगर उष्ण वीर्य है तो। उसके बाद वर्गीकरण देखें तो कासहर और निका निग्रहण प्राणवर सोतस की व्याधियाँ, और सुश्रुत ने इसको काकोली आदि गण में रखा है। और निघंटू में भाव प्रकाश जी ने इसको हरित किया आदि वर्ग में, भाव प्रकाश ने हरित किया आदि वर्ग में, हरित किया आदि वर्ग इसमें रखा है। ये हो गया। उसके बाद क्लासिकल इसका रेफरेंस हमने बताया कि ये पहले सबसे पहले श्रृंगी कषाय तिक्त उष्ण कफ वात क्षय ज्वरान, कफ वात को हरने वाला और क्षय ज्वर को दूर करने वाला। उसके बाद श्वास ऊर्ध्ववात, श्वास को दूर करता है। श्वास होती है डिज्निया, श्वास रोग में जैसे तमक श्वास वगैरह बहुत आगे टाइप्स होती है श्वास की। श्वास रोग को जैसे किसी को बहुत सारा ऐसा सांस फूलती है तो सांस फूलने वाली इसमें उसको दूर करता है। उसके बाद बार बार किसी को ऐसा डकार आ रहे हैं, ऊर्ध्ववात, तृष्णा किसी को अधिक हो रही है उसमें, और का सिक्का अरुचि में मैंने आपको पहले बता दिया, और वमन में यूज़ होता है। उसके बाद श्वास में कैसे यूज़ करना है, कर्कट श्रृंगी का चूर्ण उसको तेल के साथ उसको लेहन करवाना है, चटाना है उसको। और कास्क में क्या होता है, मुस्ता चूर्ण और कर्कट श्रृंगी के चूर्ण को मिला के मधु के साथ सेवन करना है। ठीक है।
और इसके बाद फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसमें होता है पिस्टासियोनिक एसिड, बीटा सीटेस्टोल और एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। एसेंशियल ऑयल्स में जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को लेके आते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह इसमें यूज़ होते हैं। डायरिया में देखें तो म्यू और डेल्टा रिसेप्टर इसमें रिसर्च में होता है कि डायरिया में भी इसका यूज़ होता है। डायरिया को दूर करने के लिए एंटी कन्वल्सेंट होता है, अस्थमा और एक्सपेक्टोरेंट्स को दूर करते हैं। तो म्यू और डेल्टा एपियोइड्स रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और एंटी कन्वल्सेंट में ब्लॉक करता है सोडियम चैनल्स को, जिसकी वजह से सिग्नल्स आगे पास नहीं होते और कन्वर्जल्स का जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। उसके बाद अस्थमा और एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है और रिज्यूमिनेटिंग रसायन की तरह यूज़ होता है। उसके बाद इसकी जो मेजर फॉर्मुलेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका फॉर्मुलेशन है वो है बाल चतुर्भद्री का रस। कुमार वृत्ति में ये जो बच्चों में जो सर्दी अतिसार होता है उसमें दूर होता है, मतलब उसको दूर करने में मदद करता है। उसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड डोज है वो है 1 से 3 ग्राम इसके चूर्ण का डोज। थैंक यू।